नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आज पूरा देश 73वें गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। इस खास मौके पर राजधानी दिल्ली के राजपथ पर भव्य परेड का आयोजन किया गया। हाल ही में इंडिया गेट के निकट बने अमर जवान ज्योति का वर्ष 2019 में बने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के सामने जलने वाली अखंड ज्योति में विलय कर दिया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने इस विलय को अमर जवान ज्योति बुझाने का नाम देकर विवाद को गहरा दिया है। पश्चिम में गणतंत्रवाद के विकास की तुलना में भारत में गणतंत्रवाद के विचार और गांव में गणराज्यों में निहित थे, जो एक अच्छी, समृद्ध और शांतिपूर्ण व्यवस्था प्रदान करते थे। और कोरोना महामारी के चलते भारत समेत कई देशों में विश्वविद्यालयों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। आज पूरा देश 73वें गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। इस खास मौके पर राजधानी दिल्ली के राजपथ पर भव्य परेड का आयोजन किया गया और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचे। इस बार देश में आजादी के 75 साल भी पूरे कर रहा है और जिसे आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में नाम दिया गया है, इसकी झलक भी जश्न में नजर आई। इस खास मौके पर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस खास अवसर पर सभी को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारा गणतंत्र लोकतांत्रिक मूल्यों व भारतीय संविधान के प्रति अखंड निष्ठा और हमारी विविधता में एकता की समेकित अभिव्यक्ति है। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण हेतु संकल्पित हूँ। जय हिंद। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और विदेश मंत्री डॉक्टर नारायण खड़का ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के लोगों को बधाई भी दी है। अमृत महोत्सव के तहत राजपथ पर 1965 और 1971 के युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर हुई जीत का भी जश्न देखने को मिला। इसमें 1965 और 1971 की जीत में शामिल उन हथियारों का भी प्रदर्शन किया गया जिन्हें इस्तेमाल कर भारतीय सैनिकों ने उन दौरान दुश्मन की सेना को धूल चटाई थी। हाल ही में इंडिया गेट के निकट बने अमर जवान ज्योति का वर्ष 2019 में बने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के सामने जलने वाली अखंड ज्योति में विलय कर दिया गया है, लेकिन कुछ लोग इस विलय को अमर जवान ज्योति बुझाने का नाम देकर विवाद को उन्होंने गहरा दिया। यह विलय कितना तर्कसंगत था, इसे समझने के लिए जो है इंडिया गेट स्मारक, अमर जवान ज्योति स्मारक और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के निर्माण के पीछे की भावना को भी समझना होगा। इंडिया गेट का निर्माण स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने उन वीर सैनिकों की स्मृति में किया था जो प्रथम विश्व युद्ध और आंग्ल अफगान युद्धों में शहीद हो गए थे। 1971 में जब स्वतंत्र भारत को भारत पाक युद्ध में अपनी सबसे महत्वपूर्ण सैन्य विजय मिली थी, तो महसूस किया गया कि स्वतंत्र भारत के उन शहीदों की स्मृति में भी इंडिया गेट जैसा महत्वपूर्ण स्मारक बनाना चाहिए और जिन्होंने इस युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान दिया। इस पावन भावना को ठोस रूप में तब मिला जब 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अमर जवान स्मारक और उनके सामने प्रज्वलित अमर ज्योति का उद्घाटन किया। तभी से गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं तीनों रक्षा सेनाओं के सेना अध्यक्षों द्वारा सबसे पहले इस अमर जवान ज्योति के सामने पुष्पांजलि की परंपरा रखी गई। यातायात पुलिस ने लाल किले पर गणतंत्र दिवस की मुख्य परेड को लेकर ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया है। आज 1:30 बजे तक दिल्ली जाने वाले मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। एसपी ट्रैफिक ने ऐसे में वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने की अपील की है। एसपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने बताया कि 26 जनवरी को दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड निकलने को लेकर डायवर्जन जारी रहेगा। ऐसे में जनपद के भारी वाहन NH9 से यूपी गेट होते हुए दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसी तरह डाबर चौराहे से महाराजपुर
होते हुए दिल्ली जाने वाला रास्ता भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने भोपुरा बॉर्डर और लोनी बॉर्डर से दिल्ली जाने वाले मोहन नगर से सीमापुरी होते हुए दिल्ली जाने वाले मार्ग पर भारी वाहन की आवाजाही को प्रतिबंधित किया। यातायात पुलिस ने विषम परिस्थिति के लिए वाहन चालकों को हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। एसपी ट्रैफिक का कहना है कि डायवर्जन के दौरान अलग अलग चौराहों और दिल्ली जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है ताकि लोगों को किसी तरीके से कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। पश्चिम में गणतंत्रवाद के विकास की तुलना में भारत में गणतंत्रवाद के विचार गांव में गणराज्यों में निहित थे, जो एक अच्छी, समृद्ध और शांतिपूर्ण व्यवस्था प्रदान करते थे। पाणिनि और कौटिल्य दोनों ने ऐसे गणराज्यों पर गौर किया है। महाभारत के शांति पर्व में ऐसे गणराज्यों के गुणों, एकजुटता और समृद्धि की ओर इशारा करते हुए विस्तृत चर्चा की गई है। राज्य से संबंधित मामलों में राजनीति, भागीदारी और विचार विमर्श योद्धा वर्ग या राजाशाही परिवारों से युक्त क्षत्रियों तक ही सीमित था। अधिकांश गणराज्यों के शासकों ने एथेंस के विशेषाधिकार प्राप्त नागरिकों के समान एक गण या विशेषाधिकार प्राप्त समूह का गठन किया है। 18वीं शताब्दी के अंत में जब भारत में आधुनिक जागरण का दौर शुरू हुआ, जिसे भारतीय पुनर्जागरण कहा जाता है, एक अच्छी सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर बहस शुरू हुई, जो आज भी जारी है। 3 महत्वपूर्ण घटनाक्रमों ने ऐसे विचार को जन्म दिया है। पहला, अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों का प्रभाव। राम मोहन राय ने इंग्लैंड जाते वक्त इन सभी पर एक प्रकाश भी डाला है। राजधानी में कोरोना के घटते संक्रमण के बीच बीते 11 दिनों में संक्रमण दर 50% से अधिक की कमी उसमें दर्ज की गई है। वहीं कोरोना के नए मामले लगभग 23% घटे हैं। ऐसे में विशेषज्ञों ने संभावना जताई है कि दिल्ली की एक बड़ी आबादी कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुकी है। और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 1 जनवरी को संक्रमण दर 3.64% थी। इसके बाद लगातार बढ़ते मामलों के बीच 5 जनवरी को यह 10% के आंकड़े को पार कर 11.8% दर्ज हुई है, जबकि 10 फरवरी को जो है यह 10 जनवरी को यह 25% तक पहुंच गई। 13 जनवरी को अब तक के सबसे अधिक 28,867 मामले मिलने पर संक्रमण दर 29.21% थी। 14 जनवरी को नए मामलों में बढ़ोतरी होने के साथ संक्रमण अब तक की सबसे अधिक 30.64% पर पहुंची थी। लगातार दूसरे दिन भी संक्रमण दर 30.64% रिकॉर्ड की गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 16 जनवरी को दिल्ली में संक्रमण दर 27.8% थी, जो कि 18 जनवरी को 22.47% तक कम हो गई। हालांकि इस बीच 19 जनवरी को संक्रमण दर 1% से अधिक की बढ़ोतरी के साथ 23.8% पर पहुंची, लेकिन अगले दिन ही यह 21.48% दर्ज हुई है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आज पूरा देश 73वें गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। इस खास मौके पर राजधानी दिल्ली के राजपथ पर भव्य परेड का आयोजन किया गया। हाल ही में इंडिया गेट के निकट बने अमर जवान ज्योति का वर्ष 2019 में बने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के सामने जलने वाली अखंड ज्योति में विलय कर दिया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने इस विलय को अमर जवान ज्योति बुझाने का नाम देकर विवाद को गहरा दिया है। पश्चिम में गणतंत्रवाद के विकास की तुलना में भारत में गणतंत्रवाद के विचार और गांव में गणराज्यों में निहित थे, जो एक अच्छी, समृद्ध और शांतिपूर्ण व्यवस्था प्रदान करते थे। और कोरोना महामारी के चलते भारत समेत कई देशों में विश्वविद्यालयों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। हम भूल गए रे हर बात, सपा तेरा राज नहीं भूले। हम भूल गए रे हर बात, सपा तेरा राज नहीं भूले। घोटालों की सरकार, घोटालों की सरकार को नाराज नहीं भूले। हम भूल गए रे हर बात, सपा तेरा राज नहीं भूले।
बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। कोरोना महामारी के चलते भारत समेत कई देशों में विश्वविद्यालयों के सामने अस्तित्व का संकट आ खड़ा हुआ है और इसका भविष्य खतरे में है। विकसित देशों में तो उच्च शिक्षा अपने चरम पर पहुंच चुकी है। यह दावा विश्वविद्यालयों में प्रकाशित एक ताजा रिपोर्ट में किया गया है। इसका कहना है कि महामारी के मद्देनजर रिमोट लर्निंग और उच्च शिक्षा क्षेत्र में तेजी से आते बदलाव की शुरुआत भर है और जब दोबारा कैंपस खुलेंगे तब उनमें पहले जैसी सामान्य स्थितियां नहीं रहेंगी। यह बात विवि के प्रबंधकों को स्वीकार कर नई वास्तविकताएं अपनानी चाहिए। कंसल्टिंग फर्म और यंग द्वारा क्या अतीत के विश्वविद्यालय अब भी भविष्य है शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, भारत और ऑस्ट्रेलिया के 29 विश्वविद्यालयों के लीडरों ने साक्षात्कार पर आधारित एक बयान भी दिया है। इसमें उच्च शिक्षा के भविष्य का विश्लेषण पेश किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्वविद्यालयों को वर्ष 2030 को ध्यान में रखते हुए दृष्टिकोण अपनाना होगा। उन्हें जनसांख्यिकीय बदलाव, भू राजनीतिक चुनौतियों और बदलती कार्यस्थलों की मांग और छात्रों की डिजिटल अनुभव की अधिक उपेक्षा के मद्देनजर नई वास्तविकताओं से तेजी से तालमेल भी बिठाना होगा। गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर सुरक्षा के मजबूत जो है बंदोबस्त किए गए हैं। इस बार परेड स्थल के लिए 33 प्रवेश द्वार है और सभी पर फेस रिकॉर्ड जो है पहचान सिस्टम लगाया गया है। शायद पहली बार इतना इंतजाम किया गया है। इस तकनीकी के माध्यम से आतंकी गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी। वहीं परेड रूट व राजपथ लॉन को बम निरोधक दस्ते से भी जो है लगातार चेक किया गया। इसके बाद ही परेड का शुभारंभ किया गया। स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस बार आतंकी हमले के इनपुट थे। इस तरह के इनपुट पहले कभी नहीं मिले। इसे देखते हुए परेड की सुरक्षा व्यवस्था को पहले से और ज्यादा मजबूत किया गया था। FRF सिस्टम का कंट्रोल रूम वोट क्लब पुलिस चौकी में उसको बनाया गया था। एक सिस्टम की जिम्मेदारी एक जवान को दी गई है, यानी कि 33 जवान लोगों के चेहरे पर नजर उन्होंने रखी। जैसे ही कोई आतंकी या शरारती तत्व परेड स्थल के अंदर घुसने का प्रयास करेगा तो यह सिस्टम रेड अलर्ट लोगों को मैसेज देगा। इसके बाद तत्काल प्रभाव से कार्रवाई भी की जाएगी। भारत में कोरोना संकट का दौर लगातार जारी है। इस बीच संक्रमण की रफ्तार भी तेज हो गई है। देश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ को पार कर गई है, जो कि चिंताजनक है। वहीं तीसरी लहर में कोरोना मरीजों की संख्या भी 50 लाख को पार कर गई है। आपको बता दें कि भारत संक्रमितों के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। अमेरिका में भी अभी 7.3 करोड़ मामले हैं। चीन में मंगलवार को 24 कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद सख्ती फिर से बढ़ा दी गई है। लोगों से घर में ही रहने की अपील भी की गई है। पिछले 2 सप्ताह में पूरे तेलंगाना में 2.16 लाख से अधिक लोगों को एहतियाती खुराक मिली है। शहर में यह आंकड़ा 40,000 से अधिक है, जिसमें से 23,000 से अधिक को हैदराबाद के सरकारी अस्पतालों और प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्रों में खुराक दी जा रही है। भारत में कोरोना संकट का दौर जो है वो लगातार जारी है। इस बीच संक्रमण की रफ्तार भी तेज हो गई है। देश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ को पार कर गई है, जो कि चिंताजनक है। वहीं तीसरी लहर में कोरोना मरीजों की संख्या भी 50 लाख को पार कर गई है। आपको बता दें कि भारत संक्रमितों के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। अमेरिका में अभी 7.3 करोड़ मामले जो हैं वो सक्रिय हैं। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत को 25वां जो है स्थान मिला है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ओर से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछली बार के मुकाबले भारत की रैंकिंग में एक स्थान का सुधार हुआ है। हालांकि रिपोर्ट में देश की लोकतांत्रिक स्थिति पर चिंता जताई गई है। विशेषज्ञों और व्यवसायियों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रों के भ्रष्टाचार के कथित स्तरों के आधार पर 180 देशों और क्षेत्रों की रैंकिंग की सूची तैयार की जाती है। यह रैंकिंग 0 से 100 अंकों के पैमाने का उपयोग कर तय की जाती है। यहाँ 0 अंक प्राप्त करने वाला देश सर्वाधिक भ्रष्ट होता है और जबकि 100 अंक प्राप्त करने वाले देश को भ्रष्टाचार की दृष्टि से बेहद अच्छा माना जाता है। भ्रष्टाचार विरोधी प्रहरी की रिपोर्ट में दुनिया के कुछ सबसे अधिक आबादी वाले देशों ने खराब स्कोर हासिल किया है। भारत को इस सूची में जो है 25वां स्थान मिला है। वहीं चीन में 45, इंडोनेशिया 38, पाकिस्तान 28 और बांग्लादेश 26 अंकों के साथ इस सूची में विभिन्न स्थानों पर है। पाकिस्तान को इस सूची में 140वां स्थान दिया गया है। सूचकांक के अनुसार भारत की रैंक में एक स्थान का सुधार आया है। भारत 2020 में जो है 84वें स्थान पर था, जो 2021 में एक स्थान बढ़कर 25वें स्थान पर आ गया है।
देश के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक दिन पहले मंगलवार को अमेरिका के व्हाइट हाउस ने भारत के लोगों को बधाई दी है। साथ ही कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने की साझा जिम्मेदारी नीड है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने अपने दैनिक समाचार सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के साथ गणतंत्र दिवस के सम्मान में शामिल हैं, जो भारत के संविधान को अपनाने का प्रतीक है। जेन साकी ने कहा कि जैसे कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पिछले सितंबर में व्हाइट हाउस का दौरा किया था, तब कहा गया था कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो संबंध है वो पहले से बहुत मजबूत है, घनिष्ठ और कड़े होने के लिए यह जो है प्रतिबद्ध है और यह पूरी दुनिया को लाभान्वित भी कर सकता है। साकी ने एक सवाल में कहा कि हमारी साझेदारी लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने की हमारी साझा जिम्मेदारी में निहित है। और एक ट्वीट में कांग्रेसी एरिक स्वेबवेल ने भारत को भारतीय अमेरिकियों को भारत के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बधाई दी है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आज पूरा देश 73वें गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। इस खास मौके पर राजधानी दिल्ली के राजपथ पर भव्य परेड का आयोजन किया गया। हाल ही में इंडिया गेट के निकट बने अमर जवान ज्योति का वर्ष 2019 में बने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के सामने जलने वाली अखंड ज्योति में विलय कर दिया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने इस विलय को अमर जवान ज्योति बुझाने का नाम देकर विवाद को गहरा दिया है। पश्चिम में गणतंत्रवाद के विकास की तुलना में भारत में गणतंत्रवाद के विचार और गांव में गणराज्यों में निहित थे, जो एक अच्छी, समृद्ध और शांतिपूर्ण व्यवस्था प्रदान करते थे। और कोरोना महामारी के चलते भारत समेत कई देशों में विश्वविद्यालयों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। हथेली पे रख ले है नई नवेली, तू लाखों संभाले चला चल चला चल, तू मीठे पलों को बांटे चला चल, उम्र को तू पल पल भुलाता चला चल। ये बातें नहीं है सपने किसी के, तू नाजों से पाले चला चल चला चल। सफर है जो लंबा, होठों पे अपने एक नगमा सजाए चला चल चला चल। Force Traveler, celebrate every journey. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अहम योगदान देने वालों को सम्मानित करने का सिलसिला पद्म सम्मानों की ताजा सूची में भी जारी है। गेहूं की 480 से अधिक किस्मों का विकास कर दुनिया की भूख मिटाने और अपना योगदान देने वाले भारतीय मूल के मैक्सिकन वैज्ञानिक डॉक्टर संजय राजाराम को देश का गौरव बढ़ाने वाले उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें सरकार ने मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया है। खाद्य वैज्ञानिक डॉक्टर राजाराम को साल 2014 में वर्ल्ड फूड प्राइज मिल चुका है। उनके द्वारा विकसित गेहूं की किस्में दुनिया के 51 देशों में उगाई जा रही हैं और इसके कारण दुनिया में गेहूं का उत्पादन सालाना 20 करोड़ टन बढ़ गया है। पूरी दुनिया की हरित क्रांति में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। डॉक्टर राजाराम को साल 2001 में पद्मश्री दिया गया था। माधुरी बर्थवाल नी उनियाल उत्तराखंड की लोक गायिका हैं। वह ऑल इंडिया रेडियो में संगीतकार बनने वाली पहली महिला हैं। उन्हें संगीत शिक्षिका बनने वाली पहला महिला गढ़वाली संगीतकार कहा जाता है। शंकर मंची जानकी और सोनकार जानकी या शाहूकारू जानकी के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। उन्हें भी पुरस्कृत किया गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर आयोजित परेड में देश के विभिन्न राज्यों की झांकियां देखने को मिली हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस के जश्न का नजारा कुछ खास रहा, क्योंकि इस बार गणतंत्र दिवस परेड में कुछ चीजें पहली बार दिखाई दी और कुछ परंपराओं में बदलाव भी दिखाई दिया। इस खास मौके पर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था की गई है और देश इस बार आजादी के 75 साल
पूरे कर रहा है, जिसे आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में भी मनाया जा रहा है। इसकी झलक भी जश्न में नजर आई और 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर परेड सुबह 10:30 बजे शुरू हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी लोगों को दी है। विदेश मंत्री अन्य देशों से आ रहे शुभकामनाओं के लिए लोगों का धन्यवाद कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोगों को बधाई दी है। केंद्र सरकार ने पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार के लिए 107 विजेताओं की घोषणा कर दी। वहीं अब देश भर के अलग अलग राज्यों के लोगों को पुरस्कार से नवाजा गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को राज्य के पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं को बधाई भी दी है। इसी साल पद्म विभूषण के लिए कुल 4 नाम चुने गए थे, जबकि 17 हस्तियों के नाम पद्म भूषण के लिए चुने गए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं उन सभी को बधाई देता हूं जिन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सीएम गहलोत ने राजीव महर्षि और देवेंद्र झाझरिया को पद्म भूषण और चंद्रप्रकाश द्विवेदी, अवनी लेखरा और रामदयाल शर्मा को वर्ष 2022 के लिए राजस्थान से पद्मश्री सम्मानित किए जाने पर बधाई भी दी है। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में राजीव महर्षि पूर्व केंद्रीय गृह सचिव हैं, देवेंद्र झाझरिया पैरालंपिक भाला फेंक खिलाड़ी हैं, अवनी लेखारा पैरा शूटर है, चंद्रप्रकाश द्विवेदी फिल्म निर्देशक है, जबकि रामदयाल शर्मा कलाकार हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बड़ी जीत हासिल करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पुराने दांव आजमा रहे हैं। बीते विधानसभा की तरह हिंदुत्व मुद्दे को तूल देने के लिए शाह ने पहले कैराना में रोड शो के जरिए चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। कैराना के बाद अब शाह पहले की तरह ही एक बार फिर से जाट बिरादरी को मनाने की मुहिम चलाने वाले हैं। इस कड़ी में शाह बुधवार को इस बिरादरी के 253 नेताओं के साथ बैठक करेंगे। गौरतलब है कि बीते विधानसभा चुनाव में जाट आरक्षण आंदोलन भाजपा के लिए सिरदर्दी बनी थी, जबकि इस बार किसान आंदोलन पार्टी के लिए सिरदर्द बना है। तब हरियाणा में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे और राज्य की भाजपा सरकार के रूप से यह बिरादरी बेहद खफा थी। तब शाह ने ठीक चुनाव से पहले तत्कालीन केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के घर पर इन्हीं जाट नेताओं के साथ 3 घंटे की मैराथन बैठक की थी। इस बार संभवतः केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के निवास पर यह बैठक आयोजित की जाएगी। मुजफ्फरनगर दंगे के कारण 2014 के लोकसभा चुनाव में जाटों के समर्थन की बदौलत इस क्षेत्र में भाजपा ने विपक्ष का करीब सुपड़ा साफ कर दिया था। हालांकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में जाट आरक्षण की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग मुकदमे और मुजफ्फरनगर दंगा मामले में बिरादरी के लोगों को राहत नहीं मिलने से जाट नाराज थे। हालांकि शाह के साथ बैठक के बाद यह बिरादरी एक बार फिर से भाजपा के समर्थन में आती हुई दिख रही है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद के ट्विटर बायो से कांग्रेस का नाम हटा देने की खबरों के बीच आजाद ने खुद इनका खंडन किया है। उन्होंने ट्वीट करके इस तरह की जो खबरें हैं उनको फर्जी बताया है। उन्होंने कहा कि उनके ट्विटर के बायो में कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं गया है। कुछ लोग गलत स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल करके भ्रम फैला रहे हैं। दरअसल कल रात गुलाम नबी आजाद को देश के तीसरे सर्वोच्च पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है और इसके बाद से सोशल मीडिया पर यह खबर फैल गई कि आजाद ने अपने ट्विटर के बायो से कांग्रेस पार्टी का नाम हटा दिया है। इस तरह के कुछ स्क्रीनशॉट भी साझा किए गए। इसको लेकर गुलाम नबी आजाद ने ट्वीट किया कि कुछ लोगों के द्वारा भ्रम पैदा करने के लिए गलत चीजों का प्रसार किया जा रहा है। मेरे ट्विटर प्रोफाइल में कुछ भी नहीं हटाया गया है, ना ही कुछ जोड़ा गया है। प्रोफाइल जैसी थी वैसे ही है। पद्म भूषण की घोषणा के बाद ट्विटर बायो से कांग्रेस को हटा देने की खबरों के साथ यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी से किनारा कर सकते हैं। दरअसल गुलाम नबी आजाद तब से चर्चा में आ गए जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर G23 का गठन किया और सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस पार्टी में बदलाव की भी मांग की थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। आज पूरा देश 73वें गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। इस खास मौके पर राजधानी दिल्ली के राजपथ पर भव्य परेड का आयोजन किया गया। हाल ही में इंडिया गेट के निकट बने अमर जवान ज्योति का वर्ष 2019 में बने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के सामने जलने वाली अखंड ज्योति में विलय कर दिया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने इस विलय को अमर जवान ज्योति बुझाने का नाम देकर विवाद को गहरा दिया है। पश्चिम में गणतंत्रवाद के विकास की तुलना में
भारत में गणतंत्रवाद के विचार और गांव में गणराज्यों में निहित थे, जो एक अच्छी, समृद्ध और शांतिपूर्ण व्यवस्था प्रदान करते थे। और कोरोना महामारी के चलते भारत समेत कई देशों में विश्वविद्यालयों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है।